हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th का साइंस का क्वेश्चन पेपर है ये आपका डीओई ऑफिशियल। तो जिन बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम है या फिर कंपार्टमेंट आई है 9th क्लास में, तो वो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये, तो प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स है, तो चाहे आप फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अपने कंपार्टमेंट की, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, द सिमिलैरिटी बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस मैटर इज दैट दे। तो यहाँ पे है ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास, ए एंड बी की फिक्स शेप। तो जैसा कि आपको पता है सॉलिड लिक्विड और गैस मैटर की स्टेट्स होती है ना। तो मैटर है तो यानी कि वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा और मास भी होगा, है ना, क्योंकि मैटर है तो मैटर की तो डेफिनेशन ही यही होती है ना, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और मास भी होता है। तो यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही मैटर है, तो इनके पास ये दोनों प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी, ए एंड बी ऑप्शन। ठीक है, तो हिंदी में भी यही क्वेश्चन है, ठोस द्रव और गैस पदार्थ के बीच क्या समानता है। तो जो पदार्थ है वो स्थान भी घेरता है, द्रव्यमान भी रखता है, इसलिए आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ए और बी। तो यानी कि आपको मैटर की डेफिनेशन अगर आती है तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन आने चाहिए, तो इसलिए आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका सी ऑप्शन है। ओके, ए एंड बी दोनों ही सही है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हेन 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट डिजॉल्व किया 1000 ml ऑफ वाटर में, तो कोई इंक्रीज नहीं हुआ वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है, तो मान लो पानी में हमने कोई चीज़ मिक्स की और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पार्टिकल ऑफ वाटर है, स्पेस होता है बिटवीन दैम इनटू विच पोटेशियम पर मैग्नेट फिट। पार्टिकल ऑफ वाटर के बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, जिसे पोटेशियम पर मैग्नेट उन स्पेस में फिट हो जाता है और इसी रीज़न से वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण पोटेशियम पर मैग्नेट उसमें ही क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। सेकंड का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। तो यही इसका आंसर है। क्यों वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो पार्टिकल है पोटेशियम के वो उसके स्पेस के बीच में फिट हो जाते हैं। क्लियर, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड गैस एरोसॉल। इनमें से कौन सा लिक्विड गैस एरोसॉल नहीं है। तो यहाँ पे एरोसॉल का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन दिख ही रहा होगा आपको, कौन सा द्रव गैस एरोसॉल नहीं है। तो यहाँ पे आपको एरोसॉल का मतलब समझ आना चाहिए। तो देखो एरोसॉल में क्या होता है, एक लिक्विड होता है और एक सॉलिड होता है, या तो लिक्विड या सॉलिड किस में चले जाते हैं, गैस में मिक्स हो जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एरोसॉल। मतलब गैस तो फिक्स है बट लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो वो गैस फेस में मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम एरोसॉल कहते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, लिक्विड गैस वाला एरोसॉल। एरोसॉल सॉलिड गैस भी हो सकता है बट आपको लिक्विड गैस वाला पूछा है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है ना, तो मिस्ट, क्लाउड्स, फॉग, ये सब लिक्विड है, किस में मिक्स होते हैं, गैस में मिक्स होते हैं। जबकि जो स्मोक है ना वो सॉलिड होता है, जो कि गैस में मिक्स होता है। तो स्मोक एक ऐसा एरोसॉल है जो सॉलिड गैस होता है, ठीक है, लिक्विड गैस नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर स्मोक हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे लिक्विड गैस एरोसॉल है। आपको नॉट वाला ऑप्शन पूछा है ना, तो स्मोक इसका आंसर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, धुआं। ठीक है, कौन सा द्रव गैस एरोसॉल नहीं है, सी ऑप्शन धुआं द्रव गैस एरोसॉल नहीं है, वो सॉलिड गैस एरोसॉल है। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, स्मोक, धुआं। क्लियर। तो साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है 9th क्लास की, उसको ज़रूर चेक कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप अपने या कंपार्टमेंट की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत डिटेल्ड समझाए गए हैं, तो आपको अच्छी तरह से करना है। और इसके अलावा ये जो डीओई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, इसको तो पक्का कर लीजिए, खासकर कंपार्टमेंट वाले बच्चे। फाइनल एग्जाम वाले में भी इसमें आता ही है, बट कंपार्टमेंट वाले के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी डीओई के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स है तो उनको अच्छी तरह से करना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, द आयंस प्रेजेंट इन Na2CO3। तो Na2CO3 में कौन कौन सी आयंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे Na2CO3 का अगर मैं इसको पानी में मिक्स करूँ तो ये किन किन आयंस में चेंज हो जाता है। तो देखो Na2CO3 में आपको दिख रहा होगा, एक तो Na के आयन है और एक CO3 के।
ठीक है। तो जब भी आप इसमें वाटर ऐड करते हो ना, इसमें वाटर ऐड करोगे तो ये क्या होगा, Na और CO3 आयंस में चेंज हो जाएगा। अब आपको पता है Na की वैलेंसी कितनी होती है, Na का जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर वो 11 होता है ना, तो 11 है अगर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, तो इसके लास्ट में 1 है तो इसमें पॉजिटिव 1 चार्ज होता है। क्लियर। और CO3 आपने पढ़ा होगा, वो पॉलीएटॉमिक आयन है, इसमें 2- चार्ज होता है। ठीक है। तो ये जो Na2CO3 है ना, ये Na+ और CO3 2- में ब्रेक हो जाएगा। Na में तो प्लस का ही चार्ज है क्योंकि एक ही तो है इसके लास्ट में, है ना, तो इसकी वैलेंसी एक, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज है। और CO3 एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इस पर 2- चार्ज होता है। तो जब भी आप इसे पानी में मिक्स करोगे ना, तो ये Na+ और CO3 2- में ब्रेक हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, Na+ CO3 2-, यस, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी में देखो Na2+ है, जबकि Na में तो सिंगल प्लस चार्ज होता है, तो ये गलत है। यहाँ पे Na+ है बट CO3 पे 2- चार्ज नहीं लगा रखा, तो ये भी गलत है। Na+ CO3 होना चाहिए, कार्बोनेट है, तो ये तो CO2 है, तो ये भी गलत है। तो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन, Na+ और CO3 2-। ए ऑप्शन इसका आंसर है। ओके, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। क्लियर, मैंने आपको समझा भी दिया कैसे ही आया है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। और डिटेल में समझना चाहती हूँ तो प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी, ऑलरेडी बहुत डिटेल सॉल्यूशंस करा रखी है प्लेलिस्ट के अंदर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं और भी करा दूँगी। तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं करने आते हैं, एटॉमिक नंबर्स से कैसे कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, कैसे चार्ज पता लगाया जाता है, तो इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। अदरवाइज़ कंपार्टमेंट की वीडियो बनी हुई है प्रीवियस ईयर की, उसको ज़रूर चेक कर लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल क्वेश्चंस कराए हुए। और इस ईयर की भी कंपार्टमेंट की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी उन प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ का आंसर पता ही चल गया होगा, Na+ और CO3 2-। ए ऑप्शन इसका क्वेश्चन का आंसर है। Na2CO3 में आयन कौन कौन से, Na+ का और CO3 2- का। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। when 6 ग्राम ऑफ कार्बन बर्नट इन 16 ग्राम ऑक्सीजन, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। इफ 6 ग्राम ऑफ कार्बन बर्नट इन 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो क्वेश्चन समझ ही आ गया होगा। 6 ग्राम कार्बन को आपने 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो अगर 6 ग्राम कार्बन को मैं 30 ग्राम ऑक्सीजन में जलाऊं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, इक्वेशन आपको समझ आनी चाहिए। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का तरीका क्या है, C+O2। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनती है, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो C और O2 को मिलाते हो तो आपको क्या मिलता है, एरो लगाओ तो ये CO2 बनता है ना। कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगी, जब C और O2 को मिक्स करोगे आप तो तभी तो CO2 बनेगा। अब आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास वैसे तो 16 होता है, बट इसमें 2 है तो 16 2 जा 32 हो जाएगा, है ना। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 2 है ना मॉलिक्यूल है, तो 32 ग्राम। और CO2 का जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो ये आएगा 44। अगर किसी को मॉलिक्यूलर मास नहीं आते तो मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन में जो वीडियोस बना रखी है उसमें मैंने मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिसिटी बहुत डिटेल में समझा रखी है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। तो वैसे तो देखो CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना आता होगा। C का कितना एटॉमिक मास है 12, और इसमें एक एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास है 16, और ये कितने है 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से किया है क्योंकि एक ही एटम है। तो 12 + 16 2 जा 32, इसलिए इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 40, मॉलिक्यूलर मास 44 यूनिट आ जाएगा। क्लियर, यूनिट में आता है, तो ये 44 है। क्लियर। अब आपको दिख रहा है 12 में ये, अगर कार्बन 12 थी और ये 32 थी तो ये कितना बन रहा था 44। अगर मैं कार्बन 6 लूँ यानी इसका आधा लूँ तो ये भी तो आधा लेना पड़ेगा, है ना। तो इसको आधा किया तो इसको भी तो आधा करोगे और इसको भी आधा करोगे, तो ये 6 लेने पे ये कितना बनता है, ये 22 बनता है। इन्होंने कहा कि हमने इसको तो 6 ही लिया है बट इसको 30 ले लिया, तो क्योंकि इसको 6 लिया है तो ये इसके अकॉर्डिंग बन रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग ये 6 है तो ये कितना बनना चाहिए 22 ही तो बनना चाहिए। तो आपने भले ही ऑक्सीजन को ज़्यादा लिया है बट बनेगा ये कितना 22 ही बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है 6 के साथ कितनी लगनी चाहिए थी 16, जबकि आपने कितनी ले ली 30 ले ली, तो इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 6 लिया है ना तो ये 22 ही बनेगा। तो ये जो 30 है ये 16 ग्राम ही यूज़ हो पाएगी, यानी कि बची हुई 14 ग्राम जो है ना वो अनयूज रह जाएगी। ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करेगी, अनरिएक्ट रहेगी। ठीक है, क्लियर। तो अगर क्वेश्चन होता कितना अनरिएक्टेड रहेगा ऑक्सीजन, तो ये 14 ग्राम, क्योंकि 6 के साथ ये 16 ही यूज़ हो पाएगी। क्लियर। तो आपको 6 के साथ ये कितना बन रहा है 22 ही बनेगा, तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 22 ग्राम। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो।
तो 22 ग्राम बनेगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 5th का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या चीज़ इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं आपसे। तो एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है, एटम क्या इंडिविजिबल है? नो, एटम तो डिविजिबल हो सकता है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। सबसे पहले जो डाल्टन ने थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग तो एटम इंडिविजिबल होता है, बट बाद की थ्योरी में तो एटम डिविजिबल हो रहा था ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। तो नो, ये गलत है, एटम इंडिविजिबल नहीं होता, डिविजिबल हो सकता है। किस किस में डिविजिबल हो सकता है? उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। एटम होल इज़ न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल होता है, यस ये ठीक है, एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये न्यूट्रल होता है। सेकंड वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है द होल मास जो है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, यस ये आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड के मॉडल में। एक तो एटम न्यूट्रल होता है, इसके अलावा उसका पूरा मास कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। तो ये तीनों थ्योरी आपको याद करनी है, जे थॉमसन की, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल जो थ्योरी थी, और तीसरा बॉर की थ्योरी, ये आपको आनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग एटम न्यूट्रल भी होता है और होल मास जो होता है उसका न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, यानी सेकंड और थर्ड ठीक है। बट जो फर्स्ट है जो डाल्टन की थ्योरी है वो तो उसके अकॉर्डिंग तो ये ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, बट बाद में तो एटम को देखा गया ना कि वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। तो इन्होंने तो करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट सिर्फ फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान से पढ़िए, इनकरेक्ट है तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो हिंदी मीडियम वालों को भी समझ आ गया होगा कि कौन सी जो कथन है वो गलत पूछा गया है। तो परमाणु अविभाज्य है, नो, परमाणु तो विभाज्य हो सकता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में, तो ये गलत है पहला वाला, बाकी ठीक है सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट वाला गलत है, सी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ओनली वन वाला जो है वो ही इनकरेक्ट है, ओके, यही गलत स्टेटमेंट है। तो आपको गलत वाली पूछी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। एटम एंड ऑफ एलिमेंट हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एम शेल में, तो एटॉमिक नंबर एलिमेंट का कितना होगा? तो यहाँ पे आपको इसका एम शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया है 3। अब आपको पता है ना एम शेल, शेल कैसे बनाते हैं, पहले के शेल होती है, फिर एल होती है, फिर एम होती है ना। तो एम शेल आउटर मोस्ट शेल बोलिए, आउटर मोस्ट शेल जो होती है वैलेंस शेल होती है, उसको वैलेंस शेल कहते हैं। तो इसके पास आपके पास बोल दिए 3 है, और बचे हुए अगर नहीं भी बोले तो आपको पता होना चाहिए के में कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं, 8 एल में कितने होते हैं, मैक्सिमम 8 होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन दिए जाए तो आप पहले लास्ट वाली शेल बना दो, इसके पास कितने हैं 3, और इनको कंप्लीट कर दो। ये कितना होता है, मैक्सिमम 2 होता है और ये मैक्सिमम 8 होता है। तो इन सबको जोड़ दोगे ना तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, जेड कहते हैं एटॉमिक नंबर को, जेड ही प्रोटॉन के बराबर होता है। जेड किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 2, 8, 10 और 3, 13। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो 7th क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया, और बहुत डिटेल मैंने समझा रखे हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक करना। और इन क्वेश्चंस को सिर्फ देखिए मत, आप इसे पहले समझिए, उसके बाद अपना नोटबुक पेन लेके अपने आप ट्राई कीजिए, और प्लेलिस्ट सेक्शन को पूरी वीडियोस देख लेना अगर आप अच्छी तरह से कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो या अपने फाइनल एग्ज़ाम को। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, उसको समझ के अपने आप करने का ट्राई करना। चलिए 8th क्वेश्चन को देखते हैं। द रोल ऑफ राइबोसोम इज, राइबोसोम क्या काम करता है? तो यहाँ पे आपको 7 समझ आ गया होगा, जेड 13 डी ऑप्शन है, ठीक है। अब राइबोसोम की भूमिका पूछी आपसे, तो राइबोसोम क्या काम करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन बनाता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो क्या करता है ये, प्रोटीन को बनाता है, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है ये, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोटस स्टेम फ्लोट इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लोटस स्टेम जो होता है पानी में तैरता है, ये तो आपको पता है, ये लोटस का जो कमल का स्टेम होता है, तना होता है, वो पानी में तैरता है। किस कारण से तैरता है ये? तो एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा की स्क्लेरेनकाइमा। तो ये किस कारण से तैरता है? ये एरेनकाइमा के कारण तैरता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, एरेनकाइमा। ए ऑप्शन 9th का आंसर है, एरेनकाइमा, ठीक है, एरेनकाइमा। तो जो भी चीज़ फ्लोट कर रही है ना पानी में वो एरेनकाइमा के कारण फ्लोट कर रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ग्राफ मैंने आपको
करा रखे हैं, बहुत डिटेल में करा रखे हैं। एक तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ आना चाहिए और एक आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ आना चाहिए। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा रखे, प्लेलिस्ट सेक्शन को फिर बोल रही हूँ चेक कर लेना। और ये वाली वीडियो भी मैंने पहले भी बना रखी है, बहुत डिटेल सोल्यूशन में बना रखी है। तो अगर आप बहुत डिटेल में समझना चाहते हो तो चेक कर लेना, ठीक है। तो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, फाइनल और कंपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जोर दे रही हूँ। तो अच्छी तरह से कीजिए इसको, मान के चलिए 60-70% तो ऐसा ही या इसके जैसा आने ही आना है पेपर में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपको यूनिफॉर्म मोशन की बात कह रहे हैं। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आप दो ग्राफ बना सकते हो यूनिफॉर्म मोशन का। एक तो अगर आप एसटी ग्राफ बनाओ ना तो यूनिफॉर्म मोशन में ऐसे लाइन जाती है, ठीक है। एसटी ग्राफ का मतलब, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझते हो? यूनिफॉर्म मोशन मतलब जहाँ पे इक्वल डिस्टेंस हो या इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, क्लियर। इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब जितना डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि अगर ये 1 है तो ये मान लो 1 सेकेंड है तो ये 2 मीटर गया, अगर डिस्प्लेसमेंट तो मीटर में होगा ना, तो अगले दूसरे सेकंड पे भी ये 2 ही जाएगा। यानी कि ये टोटल 2 सेकंड पे कितना चला जाएगा? 4 तक जाएगा। फिर ये अगले तीसरे सेकंड पे 6 पे जाएगा। यानी हर बार ये 2-2 का ही डिस्टेंस कवर करेगा हर एक सेकंड में। तो ये ऐसा ग्राफ बनता है एसटी ग्राफ। अगर आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्लियर। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है ना तो आपको याद रखना एक्सेलरेशन 0 होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है, क्लियर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह लो या कांस्टेंट वेलोसिटी कह लो, ओके। यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ सब में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो अगर एसटी ग्राफ है तो आपको ऐसे बनाना होता है। और अगर वीटी ग्राफ है, ध्यान रखो वीटी ग्राफ है तो देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, तो यानी कोई भी टाइम हो, चाहे पहला सेकंड हो, चाहे दूसरा सेकंड हो, चाहे तीसरा सेकंड हो, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आप बनाओगे तो ये स्ट्रेट ऐसा जाएगा, ये कांस्टेंट वाला ऐसा जाता है, ठीक है। अगर एसटी ग्राफ बनाओगे तब ये ऐसा जाएगा, ये स्लोप वी है, ठीक है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर एसटी ग्राफ है तो ये ऐसे जाएगा, और अगर वीटी ग्राफ है तो वी की तरफ से ये कांस्टेंट चला जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ जो है ये आपके यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर देखिए, अगर हम तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन पूछ रहा है। तो देखो पहला ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने आपको बताया ना ये ऐसे लाइन जाती है, यस ये ठीक है। ये वाला यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन को। ये जो है आपका स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है, ये ऐसे कर्व हो रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये वाला। तो और ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखो, ये भी नॉन यूनिफॉर्म ही मोशन है। और यहाँ तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे जा रहा है तो यानी तो रेस्ट है, ये तो डिस्टेंस उतना ही है ना, तो ये रेस्ट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट लाइन से जा रहा है तो वो रेस्ट पे होता है, ये रेस्ट है। तो ये है आपका यूनिफॉर्म मोशन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एक समान गति, कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 10 का एक समान गति वाला ग्राफ ए ऑप्शन है, ये वाला ग्राफ ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन 10th का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वाला जो ग्राफ है, एसटी ग्राफ, जहाँ पे आपका ऐसे बना हुआ है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर कोई वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो उसकी गति कितनी होगी? गति मतलब स्पीड पूछ रहे हैं आपसे। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला तो सबको आता है, बहुत ही सिंपल होता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा स्पीड है ना, वैसे तो स्पीड को हम जनरली स्पीड, अगर स्पीड बोल रहे हैं तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि जो स्पीड होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बट अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे चल रहे हो, आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो ना, तो स्पीड को ही वेलोसिटी कह लो। अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो और कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो, सेम डायरेक्शन पे जा रहे हो, तो स्पीड ही आपकी वेलोसिटी होती है। स्पीड ही क्या होती है? वेलोसिटी होती है। कब होती है स्पीड ही वेलोसिटी? जब आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो, सेम डायरेक्शन पे। अगर आप सेम डायरेक्शन पे चल रहे हो और स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो, ये याद रखना, जब आप सेम डायरेक्शन पे चलते हो,
तो जब आप सेम डायरेक्शन पे चलते हो, स्ट्रेट लाइन पे चलते हो, तो डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप स्पीड और वेलोसिटी तब सेम ही कह सकते हो। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है स्पीड या वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट बोलना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। बट जब स्ट्रेट लाइन हो, सेम डायरेक्शन हो, तो डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है, बराबर होते दोनों। अदरवाइज हर जगह पे बराबर नहीं होते डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बट कब होते हैं, जब सेम डायरेक्शन और स्ट्रेट लाइन पे हो। क्लियर। तो स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम है, या वेलोसिटी बोले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो फॉर्मूला बना लो उससे आप अपना। तो स्पीड आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना ना, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को किससे सिंबल किया है इन्होंने, डिस्प्लेसमेंट को देखो, दूरी को एस से शो करना है, दूरी को आपको एस से शो करना है और टाइम को टी से। तो v इक्वल टू एस बाई टी हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन देख लो कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन ही ठीक है, v इक्वल टू एस बाई टी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 11th का आंसर ए ऑप्शन है, v इक्वल टू एस बाई टी। वी मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को एस से सिंबल दिखाना है, टाइम को टी से, तो v इक्वल टू एस बाई टी। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अ बॉय इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेज अ कॉइन विच फॉल बिहाइंड हिम, इट मीन्स दैट ट्रेन इज मूविंग विद। तो एक बॉय है, लड़का है, चलती ट्रेन में सिक्का उछालता है, उसके पीछे गिरता है वो सिक्का। जब वो ट्रेन आगे चल रही है तो सिक्का पीछे गिर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि ट्रेन ना एक्सेलरेटेड है, तभी तो सिक्का पीछे गिर रहा है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में है। ए ऑप्शन इसका आंसर है, त्वरित गति में है ट्रेन, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, त्वरित गति। तो आंसर क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन, ए ऑप्शन, त्वरित गति है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13th, ऑब्जेक्ट दैट कंपैरेटिवली हैज़ लीस्ट इनर्शिया। किस ऑब्जेक्ट का कम से कम इनर्शिया है। इनर्शिया का मतलब सबसे कम जड़त्व है, जड़त्व, इनर्शिया मतलब जड़त्व। तो पहला न्यूटन का गति का नियम पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहती है, और अगर मोशन पे है तो मोशन पे ही रहती है। तो इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, जड़त्व का नियम होता है। तो लीस्ट इनर्शिया, इनर्शिया देखो बॉडी की प्रॉपर्टी की, वो कोई भी चेंज को रजिस्ट करना चाहती है ना। तो अगर वो चेंज को रजिस्ट करना चाहती है तो वो इनर्शिया जो होती है ना, वो डिपेंड करती है मास पे। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड करेगा मास पे। क्लियर। तो मास अगर ज़्यादा है, डिपेंड करता है मास पे, अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और मास ज़्यादा का मतलब अगर बॉडी हार्ड है ना, मास ज़्यादा उसके पास तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। और अगर उसका लाइटर मास है, यानी लाइट का मतलब मास कम है अगर उसका, तो उसका इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइटर पूछा है, लीस्ट इनर्शिया मतलब जो जितनी हल्की चीज़ होगी ना उसका इनर्शिया उतना कम होगा, उसका जड़त्व उतना कम होता है। तो सबसे हल्की चीज़ इसमें सोचो कौन सी है, सॉलिड आयरन बॉल, वो तो सॉलिड है तो वो तो ज़्यादा हैवी होगी। प्लास्टिक बॉल भी थोड़ी हैवी तो होगी, पेपर बॉल। थर्माकोल जो होता है बहुत लाइटर होता है ना, थर्माकोल सबसे लाइटर होता है। थर्माकोल की जो बॉल होती है, गेंद होती है, तो वो सबसे हल्की होती है, सबसे कम हल्की, तो उसका इनर्शिया भी उतना कम होगा। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, थर्माकोल बॉल। तो समझ आ गया ना, जितना कम इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब वो चीज़ उतनी हल्की होनी चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर थर्माकोल बॉल होगा। इसका इनर्शिया सबसे कम है क्योंकि ये सबसे हल्की होती है। तो एक थर्माकोल की गेंद, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, थर्माकोल बॉल। क्लियर। 13 क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान, मतलब आपने पढ़ा होगा ना, जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी मतलब अर्थ क्या करती है, सभी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है ना अपनी तरफ, तो एक्सेलरेशन लगाती है अर्थ, तो उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी। अब आपको स्मॉल जी का फॉर्मूला आना चाहिए। देखो आपको फोर्स का फॉर्मूला तो पढ़ा है आपने, गुरुत्वाकर्षण का नियम वाला फॉर्मूला जो होता है F G m1 m2 अपॉन r²।
तो ये होता है। अब बट अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स तो मास इंटू एक्सेलेरेशन भी होता है। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कौन सा वाला है, अर्थ वाला, जी वाला। अर्थ का एक्सेलेरेशन जी होता है, एम जी। फ्री फॉल पड़ा है ना, फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी। तो यहाँ फोर्स की जगह मैंने एम जी रख दिया। अब ये इसके भी बराबर हो जाएगा, तो एक एम से एम कट गया, तो जी की वैल्यू देखो जी एम बाई आर स्क्वायर है। यहाँ से आपको दिख रहा है ये जी तो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67, याद कर लेना, इसकी वैल्यू भी याद करनी होती है। अब ये तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है किसी जगह पे, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। और जी जो है रेडियस के देखो इन्वर्सली है ना, तो इन जी आर स्क्वायर के इन्वर्सली होता है ना। तो यानी यहाँ से पता चल रहा है अगर ये इन्वर्सली है तो आर जितनी कम होगी, यानी डिस्टेंस जितनी कम होगी, रेडियस जितनी कम होगी, उतना जी ज़्यादा होगा। तो पोल की रेडियस जो होती है ना वो कम होती है इक्वेटर के कंपैरिजन में। पोल और इक्वेटर पढ़ा है ना आपने, विषुवत और एक विषुवत वृत्त होता है और एक ध्रुव होता है। तो ध्रुव की जो रेडियस होती है, पोल या ध्रुव तो ध्रुव की जो रेडियस होती है या पोल की रेडियस होती है वो कम होती है। अब रेडियस कम है तो जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो पोल या ध्रुव में जी की वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी रेडियस कम होती है। इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा होती है इसलिए उसका जी कम होता है। क्लियर। तो ध्रुव का जी ज़्यादा होता है, विषुवत का जी कम होता है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जी कहाँ पर ज़्यादा है, तो जी की वैल्यू अभी मैंने आपको समझाई ना, इक्वेटर पे ज़्यादा नहीं होती, पोल्स पे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इक्वेटर पे ज़्यादा बोल दिए तो गलत हो जाएगा, पोल्स पे ज़्यादा, यस ये ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी को देखें तो इक्वेटर पे ज़्यादा, ये भी इक्वेटर पे ज़्यादा ही बता रहा है, पहला वाला भी इक्वेटर पे ज़्यादा बता रहा है, जबकि इक्वेटर पे तो कम होती है जी की वैल्यू, तो ये भी गलत हो जाएगा। पोल से इक्वेटर पे बढ़ रही है, ये भी यही कहना चाह रहे हैं, इक्वेटर पे बढ़ रही है, पोल पे कम है इक्वेटर पे ज़्यादा, जबकि उल्टा है, पोल्स पे ज़्यादा होती है जी की वैल्यू। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो कहाँ पे ज़्यादा होता है त्वरण, ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होता है। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 14 का आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये मैंने डिटेल में आपको समझा भी दिया। जी और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, इसलिए ध्रुव या पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा आती है, रेडियस कम होती है क्योंकि। क्लियर। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ध्रुवों पे ज़्यादा होती है जी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम एटम दैट इज़ यूज टू रन पावर प्लांट। अगर मेरे को पावर प्लांट चलानी है तो एनर्जी एटम से जो बनती है वो पावर प्लांट चलाती है ना, बिजली संयंत्र को चलाने के लिए जो परमाणु से जो ऊर्जा मिलती है उसको कौन सी ऊर्जा कहते हैं। तो जो भी परमाणु से ऊर्जा मिल रही है ना वो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा है। वो कौन सी एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। तो परमाणु संयंत्र चलाने हैं, बिजली संयंत्र चलाने हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प से चलते हैं। बी आंसर इसका आंसर है 15 का। तो समझ आ गया होगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, यानी कि जब कंप्रेस स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर देते हो तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है। तो देखो कंप्रेस स्प्रिंग का शेप चेंज हो जा रहा है ना, शेप के चेंज होने से कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। कोई भी स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, या शेप चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मोशन के कारण कोई एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ तो स्प्रिंग की शेप चेंज हुई है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास। तो संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। कौन सी ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपको। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, क्वेश्चन पेपर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर चेक कर लेना। 17 क्वेश्चन को देखते हैं, एजर्शन एटॉमिसिटी ऑफ वाटर 3। तो एटॉमिसिटी भी मैंने बहुत डिटेल में समझा रखी है प्लेलिस्ट की वीडियोस में, उसको आप जरूर चेक कीजिए। तो एटॉमिसिटी वाटर की 3 है। देखो वाटर का फॉर्मूला आपको अगर आता है, देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये तो सबको आता होगा, हर एक बच्चे को आता होगा। तो H2O में देखो कितने एटम है, H के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 होगी। तो एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। ठीक है, उसका कंपाउंड या फिर उसके मॉलिक्यूल के अंदर, उसका एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो इसमें H के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, 3 है इसकी एटॉमिसिटी, यानी ये ट्राई एटॉमिक है। वाटर कैसा है, ट्राई एटॉमिक है। मान लो यहाँ पे पूछ लेते इसकी मैग्नीशियम की एटॉमिसिटी, तो मैग्नीशियम तो एक ही एटम है ना, तो ये कैसा है, इसकी एटॉमिसिटी 1 है, यानी ये मोनो एटॉमिक है। कैसा है ये, मोनो एटॉमिक, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 1 है।
और अगर मान लो O2 ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम है, तो ये डाई एटॉमिक है, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, ये डाई एटॉमिक है, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी 2 है। क्लियर। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है उसको एटॉमिसिटी कहते हैं, तो इसलिए इसकी 3 है। वाटर की एटॉमिसिटी 3 है। गुड। तो एजर्शन तो बिल्कुल ठीक है, एटॉमिसिटी वाटर की 3 होती है। ठीक है, तो एजर्शन तो आपका बिल्कुल ठीक है। रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या कह रहा है। रीज़न कह रहा है एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल। यही मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल में कितने, उसी को तो एटॉमिसिटी कहते हैं। तो रीज़न भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, और रीज़न ठीक भी कह रहा है, और रीज़न से ही तो पता चल रहा है कि एटॉमिसिटी 3 क्यों आ रही है उसकी। तो इसलिए एजर्शन रीज़न दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, जब एजर्शन रीज़न दोनों ठीक और एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। हिंदी मीडियम वालों को भी समझ आ गया। जल की परमाणुकता 3 है, वो मैंने समझा दी, 3 होती है। और परमाणुकता कितनी है कि जो एक अणु बनेगा कि उसमें कितने परमाणु की संख्या, तो रीज़न भी ठीक है। तो इसलिए आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू है। यस, जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू होता है। और वाटर मिनरल जो होते हैं वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा, वाटर मिनरल कहाँ से जाते हैं, जाइलम के थ्रू ही तो जाते हैं। तो रीज़न भी बिल्कुल ठीक है, और इसलिए ये वेस्कुलर टिश्यू भी कहलाता है। तो एजर्शन रीज़न दोनों ठीक भी है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए इसका आंसर भी ए ऑप्शन ही हो जाएगा। 18 का आंसर भी ए ऑप्शन ही होगा। ठीक है, तो जाइलम संवहन उत्तक है, बिल्कुल ठीक है। पौधे में पानी खनिज कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी बेल्ट आपको एक्सीडेंट से रोक बचाती है। यस, बिल्कुल ठीक है। सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। सेफ्टी बेल्ट क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, जिससे हम अगर आगे मोशन हो भी हो तो धीरे हो जाता है वो। यस, यही तो काम करती है, और इसी के तरीके से तो एक्सीडेंट प्रिवेंट होते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, एजर्शन रीज़न दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए 19 का आंसर भी ए ऑप्शन ही हो जाएगा। जब दोनों ठीक हो और एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो, इसलिए आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। तो सुरक्षा बेल्ट हमारे शरीर पे बल लगाते हैं, जिससे हमारी आगे की गति धीमा हो जाती है, जिसके कारण ही तो हम उसको दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पहनते हैं। बिल्कुल ठीक है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन एक खरीफ फसल है। सोयाबीन खरीफ फसल है। यस, बिल्कुल ठीक है। वर्षा ऋतु में जो उगाई फसल होती है वो रबी फसल होती है। नो, रबी फसल तो सर्दियों में उगती है, तो ये तो वर्षा ऋतु में तो खरीफ फसल उगती है। तो यहाँ पे एजर्शन तो ठीक है बट रीज़न गलत है। सोयाबीन खरीफ क्रॉप ठीक बोला है इन्होंने, बट इन्होंने उल्टा बोल दिया, रेनी सीजन में रबी क्रॉप्स उगाते हैं, नहीं, वहाँ तो खरीफ क्रॉप्स उगाते हैं। तो रीज़न बिल्कुल गलत है, इसलिए एजर्शन ठीक है, रीज़न गलत है। तो यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं ए ऑप्शन, सी ऑप्शन है इसका आंसर। एजर्शन से ही रीज़न गलत, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सेक्शन ए मैंने डिटेल में समझा दिया है। और डिटेल में चाहते हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक करो, पूरा सेक्शन बी सी डी आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके सेक्शन बी के क्वेश्चन, सेक्शन सी के क्वेश्चन प्लेलिस्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी डाल दूँगी, तो उसको ज़रूर चेक कर लेना। सिर्फ देखना नहीं है, आपको कॉपी पेन से नोटबुक में खुद लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो ये सब आंसर्स आपको, ये न्यूमेरिकल्स भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो आप चेक कर लेना, उसमें ये बहुत डिटेल में मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम दोबारा से करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम 500 लाइक्स तो दीजिए वीडियो को, ताकि मैं इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका सेक्शन डी और ई को कंप्लीट कर सकूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लेना चैनल में नए हो तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे, सेक्शन डी और ई। लॉन्ग क्वेश्चन है ये सारे, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएंगे। नए हो तो वीडियो में सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को कम से कम 500 लाइक दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊं। और आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो उसको ज़रूर चेक कीजिए, अपने आप कर करके प्रैक्टिस कीजिए। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे, एंड इसके अलावा प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना।